ठीक है, फिर शुरू करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग कि न्यूज़पेपर को जो है वो किस तरह से पढ़ा जा सकता है, या हमें जो है वो न्यूज़पेपर किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करता है। हर सेक्शन को अपने माइंड में रखना। सबसे पहला पॉइंट कि सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आपका GS1, 2 और 3 और 4, इन सभी का जो है वो सिलेबस पहले तो है वो आपके माइंड में क्लियर पूरा फ्रेम्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो सिलेबस को ना अपने साथ में रखो जब तक जो है वो क्लियर नहीं होता कि कौन सा टॉपिक कहां पर काम आएगा और किस तरह से काम आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे पहला रूल यही है कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, जो पॉलिटिकल है, लाइक कोई रैली हो गई, इलेक्शन हो गया, कुछ भी है, उसकी तरफ देखना भी नहीं। वो किसी काम की नहीं है। और ऐसे पता चल जाता है, लाइक महाराष्ट्र में अलायंस का डर हो गया, ये सब हो गया, ये सब हमारे काम का नहीं है। इसको तब तक हमारे काम का नहीं है जब तक इलेक्शन हो नहीं गए या इलेक्शन होने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा इनिशिएटिव है जो सरकार ने जो है वो वोट बैंक के लिए लिया है और वो हमें मेंस में लिखने के काम आ सकता है। सिर्फ वही, बाकी में और कोई काम नहीं है। अभी हम इसको भी देखेंगे कि किस तरह से वो काम आ सकता है, इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा डाटा हमारे काम का है। तो देखो, सबसे पहली शॉर्ट में चलते हैं। यहां पर ना एक छोटी सी न्यूज बन रखी है, और ये न्यूज इस तरह न्यूज जो है वो फायर क्रैकर के रिगार्डिंग थी। अब ये फायर क्रैकर जो है वो कहां पर इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, पहले तो ये कंसेप्ट समझो। दिल्ली एयर पोल्यूशन, आजकल न्यूज में चला है ना दिल्ली एयर पोल्यूशन। यस और नो बोल सकते हैं, ठीक है। जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है, आजकल न्यूज में चला है काफी। हाँ जी सर। अब दिल्ली एयर पोल्यूशन, दो मेन रीजन है इसके जिसकी वजह से न्यूज में रहता है। एक हो गया स्टबल बर्निंग, और सेकंड हो गया कि जो दिल्ली में एक तो व्हीकल्स हो गए, जो व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा है, या जो है वो दीपावली वाले फायर क्रैकर्स। अब तो यहां पर जो है, इसमें क्या हुआ कि जो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने जो है वो एलजी से रिक्वेस्ट की है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि फायर क्रैकर्स की सेल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको मेंशन कर सकते हैं, जहां पर भी हमें क्वेश्चन आएगा कि क्या मेजर ले सकते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो वहां आप ये मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका रिसेंट जो रिकमेंडेशन दी भी थी कि जो दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि जो है वो फायर क्रैकर्स है उनको स्ट्रिक्टली जो है वो बैन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली जो है वो उनकी सेल को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब वो उनकी सेल नहीं होनी चाहिए। इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल मिल गया। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी शीट को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और छोटा छोटा करके लिखना शुरू करो। ये एग्जाम्पल आपके हमेशा माइंड में रहेगा। फिर सिमिलर स्टबल बर्निंग के साथ आपको फायर क्रैकर का एग्जाम्पल हो गया कि दीपावली पर जो पोल्यूशन होता है वो भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन के लिए। सेकंड न्यूज हो गई, इंडिया स्पेन स्लैम्स अटैक ऑन यूएन ट्रूप इन लेबनान। अभी क्या हुआ है कि इसराइल ने क्या किया था, अटैक किया लेबनान में। तो जहां पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करी, वो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो पीस लाइन के पास है। वो पीस लाइन जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने लगाई थी। अब उससे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन से कुछ दिन पहले जो है वो इसराइल को बोला कि आपने ये गलत कर दिया, आपने जो है वो ये पीस लाइन के अराउंड जो है वो अटैक किया है। तो इसके बाद अब इंडिया और स्पेन ने जो दोनों ने स्लैम किया इस चीज को, जो ये अटैक किया इसको जो है वो कंडेम्ड किया। अब यहां पर हमारे लिए दैट में अब कंडेम्ड करना मतलब इसराइल के साथ दुश्मनी। लेकिन भारत ने साइलेंटली ये भी कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, और हम यूनाइटेड नेशंस में इसीलिए कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो है वो इवन लाइक हमारा जो वो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है इसमें। और कितने हैं यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि 903 जो है वो ट्रूप्स जो है वो भारत के यहाँ पर है। तो उनके लिए खतरा हो गया एक तरह से ये। तो इस चीज को क्या कर सकते हैं हम मेंस में मेंशन कर सकते हैं, ये भी हमें मेंस के लिए एग्जांपल बनेगा। तो इसको सिमिलरली अगर आप इतनी सी हेडिंग में नोट डाउन करके लिख लेते हो और रेस्ट अपने माइंड में रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ये समझ आया। सर हाँ जी एक डाउट थी। अब देखो, यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात हो रही है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि यूएन के जो है वो रिसेंट पीस कीपिंग मिशन कहां कहां पर है। तो जितने हैं 4-5 उनको नोट डाउन करके साथ में रख लो, या गूगल सर्च करके एक बार पढ़ लो कि अच्छा यूएन के यहां पर यहां इस कंट्री में जो पीस कीपिंग मिशन है। फिर उसमें यह भी देख लो कि भारत कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि कहीं जहां पर आपको ये आ गया क्वेश्चन कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, जहां पर पीस आएगा ना वहां पर आपको डाटा ऐड करने को मिलेगा।
वहां आप ये वाला डाटा ऐड कर सकते हो, वहां आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ ये जो आपको डाटा मिला इधर, इसको भी मेंशन कर सकते हो। ये क्लियर? Yes. कोई डाउट? सर एक बात थी, हाँ जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि A4 शीट में ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन नोट्स बना रही हूँ तो दैट्स फिर ओके, उसमें क्या कर सकते हैं? वो भी सिर्फ सही है। टैब पे बना रहे हो ऑनलाइन नोट्स या लैपटॉप पे ही? टैब पे एक्चुअली, मतलब वो टैब पे डायरेक्टली तो पढ़ और के। ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो जूम इन जूम आउट बहुत अच्छी स्क्रीन होती है। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट लो, सिमिलर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और उसमें ही फिर इस तरह से पॉइंट हाईलाइट करके साइड साइड में लिख दो। अच्छा, वो भी कर ठीक है। सकते हो सिंपल, ठीक, ओके। जैसे देखो मैंने किया है यहाँ पे। तो आप इस तरह से पॉइंट बना सकते हो कि इंडिया के यूएन पीस कीपिंग मिशन हो गया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो गया, फिर इंडिया का फॉरेन स्टैंड क्या है, इंडिया का जो स्टैंड क्या है फॉरेन इश्यूज पे। तो फॉरेन इश्यूज पे जो भारत का स्टैंड है, उसमें सबसे पहला और अच्छा एग्जांपल यही बनता है कि भारत क्या बोलता है कि हम पीस की साइड है। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिसेंट क्राइसिस, जो रिसेंट क्राइसिस है और जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, लाइक गाजा जो क्राइसिस चल रही है, जो गाजा में लड़ाई चल रही है, या अगर हम बात करें गाजा के साथ जो यूक्रेन में जो है वो लड़ाई चल रही है, उसका कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। इफेक्ट कौन हो रहा है? आम आदमी, कॉमन पीपल। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो कोई न्यूज़ काम की नहीं है, लेकिन पढ़ना सारा पड़ता है। अब जैसे रिसेंट मिलिटेंट अटैक इन जम्मू कश्मीर, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि अभी भी स्टिल जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं 370 हटाने के बाद भी, बाइफरकेट करने के बाद भी, मिलिटेंट एक्टिविटीज कम नहीं हुई है, तो वो अभी बढ़ रही है। रिसेंट का एग्जांपल लिख सकते हो आप, तो ये भी आपको अच्छा रहेगा। अगर इसको पढ़कर जाओगे सीधा सीधा तो याद रह जाता है। देन देखो उसके बाद ये वाला जो है, इस तरह से देखो, ये आई ना, ये न्यूज़ आई यहाँ पे कि जो आपका विजय है, तमिलनाडु का ये एक्टर है, यानी कि साउथ इंडियन एक्टर, इसने अपनी एक नई पार्टी बना दी। तो इस पार्टी का नाम प्रीलिम में ऑलरेडी पूछा गया है, क्योंकि जब रजनीकांत ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी अपनी, तब भी यूपीएससी ने उसका नाम पूछा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी किसने बनाई है, उसका नाम क्या है। तो इस तरह से ये नाम हम याद करके रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया प्री का फैक्ट, लिख लो इसको भी साथ में, तो आपके साथ ही रह जाएगा ये हमेशा के लिए। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर न्यूज़ बनती है, देखो छोटी सी, ये लॉरेंस बिश्नोई के रिगार्डिंग है कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया है कि जो जो उसकी गैंग है ना, उसने जो वो बिहार का एक एमपी है पप्पू यादव, उसको मारने की धमकी दी है। अब आप इसको ना देखो, धमकी दी, और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी जो है वो एक इस तरह से ही जो है वो मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो आप इसको इंस्टेंट जस्टिस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जब लोग खुद जस्टिस कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी तो यही बोलता है ना कि इसने गलत किया, तो हम इसको जो है वो हम तो अपनी तरीके से इंसाफ करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इंस्टेंट जस्टिस करना, खुद को एक कानून, मतलब जुडिशरी को समझ नहीं रहे हैं कि जुडिशरी कुछ है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, जहां पर भी हम अच्छा, लिखेंगे मतलब कि जुडिशरी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई थ्रेटन्स टू किल बिहार एमपी, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, आप इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि ये पर्सन एक ग्रुप को लीड कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, एक तरह से। तो आप लिख सकते हो इसका कि रिसेंट जो जिस तरह से जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, डायरेक्ट नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट विंग लिख सकते हो, या डायरेक्ट जिस तरह से मारा जा रहा है लोगों को, तो ये एक चैलेंज हो रहा है। बट अपने नोट्स में आप लॉरेंस बिश्नोई लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद करके रखना है, और बिश्नोई के नाम से अच्छी तरह से याद रह जाएगा। ओके। उसके बाद ये देखो यूपी बाईपास, ये यूपी बाईपोल, ये सब, ये इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये काम का नहीं है। ये इसके नेक्स्ट, उसके बाद देखो ईडी रेड कर रहा है, ईडी को भी छोड़ दो, ईडी को भी नहीं अभी देखना है, क्योंकि ईडी रोज ही न्यूज़ में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा एडिटोरियल। अब देखो एडिटोरियल में ना, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था कि महाराष्ट्र जो है वो 9% जो है वो पॉपुलेशन शेयर, मतलब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 9% जो है वो महाराष्ट्र का शेयर है। तो हम्म। पहला तो डाटा ये मिल गया। सेकंड ये मिल गया कि 13% जो है वो जीडीपी में शेयर है उसका, हम्म। महाराष्ट्र 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दो डाटा मेरे काम का हो गया। जहां पर भी मुझे ये आता है लिखने के लिए कि वेस्टर्न घाट में क्या क्या चैलेंजेस है,
या महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कोई भी लिखना है तो वहां पर मैं लिख सकता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो जो एक तरह से मुंबई अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कैपिटल है, और ऊपर से महाराष्ट्र का शेयर भी जीडीपी में काफ़ी है, 13% बहुत होता है, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिक्स के समिट की बात की कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने महाराष्ट्र से कोई हैंडीक्राफ्ट लेकर गए थे और वो गिफ्ट किया। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो है इसको हम दो तरह से सोचकर लिख सकते हैं। पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा लोकल हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक इंटरनेशनल समिट में दे रहे हैं तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब नेक्स्ट टाइम, या मान लीजिए उस कंट्री से कोई आता है और उसको ये बात पता है कि यार ये वाला हैंडीक्राफ्ट हमारे प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को दिया था, तो दैट मीन्स वो कोशिश करेगा कि वो भी इसको परचेज करे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी चली। यस। तो ये वाला एग्जाम्पल तो इसको भी हम समझ सकते हैं इस तरह से। और सेकंड, यहां से जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू भी बढ़ गई, और हो सकता है कि वहां की कोई कंपनी हो वो सीधा ऑर्डर दे दे महाराष्ट्र को कि इतने चाहिए भाई हमें, तो एम्प्लॉयमेंट भी हो गई। ये चीजें, ये हमें काम इस तरह से हमें जो है वो न्यूज़पेपर को निकालना चाहिए। आई थिंक इस तरह से करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर उसके बाद देखो, ये वाला जो एडिटोरियल को तो कभी इग्नोर ही नहीं करना, अगर अच्छा है तो जरूर पढ़ो और पूरा पढ़ो। अब यहाँ पर जो है वो एडिटोरियल के बारे में, जो ये एडिटोरियल है ये वुमेन इन जुडिशरी के बारे में बता रखा है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जहां पर आप लिखोगे कि वुमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, तो वहां आप ये वाली लाइन भी लिख दोगे ना कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, तो यू विल गेट मार्क्स, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत कंप्लीट लाइन है। फिर अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है इस लाइन को, तो आप यहां से जो डाटा उठाओगे वो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, और इसमें पूरा एग्जैक्ट डाटा है। अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले तो देखो यही बता रखा है, तो इसमें देखो किस तरह से हमें यह भी क्लियर होता है कि रिपोर्ट किस तरह से कोट की है इन्होंने। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट, देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लिखा, फिर उसकी रिपोर्ट को बताया, फिर उन्होंने बताया कि 36.3% ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 36%। अब एग्जैक्ट अगर नहीं याद रहता तो 36% लिख सकते हैं। फिर यहां पर यह भी बोला है कि इन 14 स्टेट्स more than 50% कैंडिडेट सक्सेसफुली रिक्रूटेड इनटू द सिविल जज डिवीजन वर वुमेन, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया इस एडिटोरियल को पढ़ना। ठीक है, यहां पर इस एडिटोरियल से आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि इस एडिटोरियल में कहीं भी अगर सरकार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट लेकर आई है तो साथ में पॉजिटिव पॉइंट भी लाए हैं। जैसा यहां पर देखो कि इस रिपोर्ट में कहा कि 36% जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन है, लेकिन फिर यह भी बताया कि कुछ स्टेट्स में 50 से ज्यादा भी है। बट उसके बाद साथ में यह भी यस। साथ में उसके बाद यह भी बोल दिया कि 13.4% जजेस इन हाई कोर्ट वुमेन है, और 9.3% जो है वो जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वुमेन है। तो ये डाटा हमें काम आएगा एग्जाम में। अब हो सकता है कि ये जो एडिटोरियल है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कहीं कहीं किसी किसी साइट पे, लेकिन फिर हमें क्या है कि इससे तो एक तो हमें वोकैबुलरी अच्छी मिलेगी, सेकंड पॉइंट ये हो गया कि हम अगर एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं इस तरह से और उसको फिर खुद थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो ये कंपलसरी के पेपर में भी हेल्प करेगा। सेकंड ये है कि जब हम एक बिल्कुल स्क्रैप से शुरू करते हैं पढ़ना, एडिटोरियल को हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा माइंडसेट डेवलप्ड होगा कि हमें मेंस का कंटेंट किस तरह से चाहिए। जो जो कंटेंट हमारे पास पड़ा है उसमें से हम मेंस का डाटा कैसे निकाल रहे हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, वो चीज हमें जो है वो एडिटोरियल से मिलती है। फिर उसके बाद देखो यहां इतना सबको पता होगा, जुडिशरी तक सबको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल और सुप्रीम कोर्ट लेवल, लेकिन बार लेवल पर किसी को पता नहीं होगा। जो बार काउंसिल है, जो बार होते हैं वकीलों के, एडवोकेट्स के, उसमें भी 15.3% ही सिर्फ वुमेन है। तो आप इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां पर इन्होंने बताया कि रीजंस क्या है।
रीजंस इन्होंने बहुत इजीली 2 रीजन हाईलाइट किए हैं, लेकिन इतने अच्छे हाईलाइट किए हैं। उसमें सबसे पहला तो इन्होंने क्लियर ही कह दिया कि एंट्री लेवल कि वुमेन कंडीशंस को अगर सुधारा जा सकता है, या जो चैलेंज है वो या तो एंट्री लेवल पर है या फिर जब वो रिटेंशन लेवल पर है। तो इन दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने बताया यहां पर कि जुडिशरी मतलब बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या अदर कोर्ट्स जहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है ना, वो पूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वुमेन वॉशरूम्स नहीं है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो काफी सारे चैलेंजेस जो है वो फीमेल स्टाफ को फेस करने पड़ते हैं। लिमिटेड सैनिटरी फैसिलिटीज है, ठीक है, अनहाइजेनिक जो प्रॉपर हाइजेनिक जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। तो ये जो है वो कुछ चैलेंजेस है। फिर यहां पर एक रिपोर्ट भी है, देखो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन्होंने हाईलाइट किया है कि नियरली 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव नो डेडिकेटेड वॉशरूम फॉर वुमेन। अब ये चीज है यू मेंशन्ड इन योर आंसर, जहां पर आप बता रहे हो ना कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां आप ये चीज लिख सकते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग है, कम से कम 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जब आप 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप GS1, GS2, GS3 और GS4 इन सभी की रिवीजन एक साथ कर रहे हो। तो चारों सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा होगा उसको आप कनेक्ट करके सबकी रिवीजन एक साथ कर रहे हो, तो इसलिए 1 से 2 घंटा देना नॉर्मल है न्यूज़पेपर के लिए। देन उसके बाद और पॉइंट्स भी आप इसमें बहुत सारे ढूंढ ढूंढ के जो है वो लिख सकते हैं। इसमें कंक्लूड भी कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दे रखा है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो देखो यही है कि वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव जो है बनाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उसमें बता भी रखा। इवन लाइक फॉर्मर जो जज है जस्टिस हेमा कोहली, इन्होंने भी बताया था कि रिकमेंडेशंस दी थी कि ये होना चाहिए। प्लस एक पॉइंट और है यहाँ पे जो यहां बता रखा है कि जुडिशरी को तो है वो बहुत एक्टिव होना पड़ता है, बहुत वर्किंग आवर करने पड़ते हैं। लेकिन फिर जिस तरह से मैटरनिटी लीव हो गया या अदर जो लीव्स हो गया, लाइक चाइल्ड केयर हो गया या फिर केयर टेकर हो गया, इन सब के केसेस में भी चैलेंजेस रहते हैं। तो आप इन सबको भी मेंशन कर सकते हैं कि ये सब के रिगार्डिंग भी जो है वो फोकस करना चाहिए। और कंक्लूजन जो है वो सीधा। फिर एक पॉइंट और है, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लाइक मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो हमें तो पता है कि ये जो कंक्लूजन है ये इनका है। हो सकता है एग्जामिनर को ना पता हो, तो अगर इन्होंने कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है तो आप इसको एग्जैक्ट लर्न कर सकते हैं, और लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आप खुद इसको लिख सकते हैं पेपर में। तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट हेल्पफुल करेगा। देखो ये वाला एडिटोरियल जिसमें जुडिशरी से लिंकअप करता है, और सेकंड ये वाला एडिटोरियल सोलर वाला, सोलर पैनल वाला, कि सोलर अ गेम चेंजर इन वुमेन एम्पावरमेंट। अब जहां पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिखने को आएगा ना, अगर आप वहां पर ये लाइन लिख दोगे ना कि सोलर पैनल भी एक जो है वो ऑप्शन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, किस तरह से, वो आपको इस एडिटोरियल से पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इतना कंटेंट आपको देगा ना ये। सोलर एनर्जी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, क्योंकि सोलर सोलर पैनल कहां पर लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल विलेज लेवल पर, ठीक है। और विलेज यानी कि ग्रास रूट लेवल पर। अब ग्रास लेवल पर अगर हम बात करें, ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें, तो वहां पर वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सोलर पैनल लग रहे हैं तो दैट मीन्स वुमेन के डिपेंडेंस ऑन जो आपका कोल हो गया, कोल के ऊपर कम हो गई। ये समझ आया, कोल पर डिपेंडेंस कम होगी ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम्म। अब कोल पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंडेंस कम हो गई, ये डायरेक्ट लिंक करता है सैनिटेशन के साथ। एक सेकंड, अब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, आदमी तो चला गया काम पे, तो पीछे से जो महिलाएं बची वो जा रही है जंगल लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए। अब एक माँ और उसकी बेटी दोनों, ठीक है, अब बेटी को तो स्कूल जाना है, लेकिन फिर माँ बोलेगी कि हमें तो लकड़ियां बहुत ज्यादा लेकर आनी है, तो तू क्या कर, स्कूल से छुट्टी कर ले और जंगल चल पड़, मेरे साथ चल, लकड़ियां लेकर आ जाएंगे, घर पे ही पढ़ लियो जितना पढ़ना होगा। तो दैट मीन्स उसका स्कूल मिस हो गया। सिंपल सी स्टोरी समझो, फिर आप इसको ऐसे में भी लिख सकते हैं। तो उसका स्कूल मिस हो गया, अब यहां पर सोलर पैनल लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो मतलब लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो बेटी क्या करेगी, उसकी माँ बोलेगी बेटा तो घर पे क्यों रहेगी, लकड़ियां क्यों लेकर आनी है, जरूरत नहीं है, तो स्कूल जा।
तो मतलब एजुकेशन प्रमोशन होगी। अब जब एजुकेशन प्रमोशन हुई तो दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। Yes. ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोल महंगा होता है, Mm. लेकिन अगर वहीं सोलर पैनल भी महंगे हैं, इंस्टॉलेशन महंगा है, लेकिन सोलर पैनल की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बच जाएंगे। सेकंड, सरकार ये भी कहती है कि अगर आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको बेच भी सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर सरप्लस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है, तो बच रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर आप लकड़ी जला रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्लैक कार्बन एमिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट है, ठीक है, ब्लैक कार्बन, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम देखते हैं ना, जो गांव में महिलाएं रहती है ना, वुमेन रहती है, उनको बहुत सारी सांस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है। सांस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम यानी कि दवाइयों पे खर्चा। तो अगर हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं तो दवाइयों का खर्चा बचेगा, दवाइयों का खर्चा बचेगा तो वो पैसे को वो कहीं और यूटिलाइज कर सकती हैं अच्छे से। फिर एक पॉइंट और देखो, बहुत क्लियर बता रहा हूं, ग्रामीण शक्ति ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव है, सोलर सिस्टर ये अफ्रीका का इनिशिएटिव है। देखो सोलर सिस्टर अफ्रीका, ये बहुत इजी वर्ड है जो याद रह जाएगा, लाइक जैसे वो ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इस तरह के जब एग्जाम्पल बार बार पढ़ोगे, उनको लिखते रहोगे, तो वो हमेशा याद रहेंगे, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, और Mm. ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आंसर में। तो ये सब चीज़ें ना आपको बना बनाया अगर कहीं से लेकर आओगे ना, तो उसमें इफेक्टिव नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन अगर खुद, वही कहते हैं ना कि अगर हम फ्लैट खरीद लेते हैं बना बनाया, तो वो एक रहता है ना कि पता नहीं कैसा मटेरियल यूज़ किया होगा, हो सकता है कि दीवारें कितनी पक्की होगी, लेकिन जो हम खुद की तसल्ली करके बनाते हैं ना, उसमें बात ही अलग होती है। फिर घर बनाते हैं जब खुद अपने पूरा ध्यान रखते हैं सब कुछ, तो उसकी बात ही अलग होती है, और उसमें ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और वो फिर आपको आज नहीं, आपको लाइफ लॉन्ग, या अगर हम बात करें मतलब मेंस लेवल तक जो है वो काम आएगा, इवन लाइक इंटरव्यू लेवल तक वो काम आएगा। बहुत सारे अच्छे सोल्यूशन भी दिए, फिर उन्होंने चैलेंजेस भी बता रखे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, रिसेंट चैलेंजेस। तो यही है कि सोलर की इंस्टॉल जो आपकी इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि सोलर की लाइफ, अगर सोलर पैनल 1 साल बाद दोबारा से लगाना पड़ेगा तो वो चैलेंजिंग हो गया, फिर दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। सोलर वेस्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं कि सोलर पैनल वेस्ट वाला बड़ा इशू बन रखा है अभी, तो उसमें हमें रिसाइकल को यूज फॉलो करना चाहिए। तो RRR वाला साथ में लिखो, रीयूज रिसाइकल एंड रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल, Reduce. इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एक टर्म और है ARR, एफॉरेस्टेशन, रीवेजिटेशन, रिस्टोरेशन, कुछ ऐसी टर्म्स याद करके रखो। CCC याद कर लो, जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, और कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन, इसको इस तरह से ऐड कर लिख सकते हैं। कॉपरेशन भी बना सकते हैं इसका। फिर कंक्लूड भी आप इसको कर सकते हैं कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अभी तक ठीक है, सोलर पैनल जो है वो एम्पावरमेंट करेगा, लेकिन हमें जेंडर स्पेसिफिक जाना चाहिए, हमें और टारगेट करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट और ज़्यादा अच्छी होगी अगर हम उन्हें एजुकेशन देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग रखनी चाहिए। तो इससे रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होगी। फिर आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं 2047 के साथ। इन्होंने नहीं किया लेकिन हम कर देते हैं कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसमें जो है वो वुमेन की जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पर आप वो कोट भी लिख सकते हो कि अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद वन विंग। तो वही है कि सोशल Mm. डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एक डेवलप्ड नेशन बनना सिर्फ एक आदमी की वजह से ही नहीं बनेगा, उसमें वुमेन का रोल भी इक्वल रहेगा, तभी बात बनेगी। आप लिख सकते हो। और सोलर पैनल या सोलर जो एनर्जी है वो एक वे फॉरवर्ड है, या बहुत क्रूशियल रोल जो है वो इसमें प्ले कर सकती है। इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हैं। Mm. क्लियर? Yes, sir. देन उसके बाद Yes. देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट समझना, देखना उसके बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन है ये लेकिन काफी अच्छा है। अब यहां पर कहा है कि टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज अहेड ऑन। सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक 97% मार्क्स लाने वाली लड़की की बात कर रखी है, राधिका। तो ये स्टोरी आपको ऐसे में काम आएगी, इसको संभाल के रखना इसको, ठीक है। सेकंड, Mm. उसके बाद ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज का बड़ा इफेक्ट है, कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी डिसेबल्ड पर्सन है उनकी पढ़ाई पर असर पड़ना।
या कोविड-19 की वजह से उनकी सिचुएशन और जो है वो बुरी हो गई। कुछ पॉइंट्स इसमें इस तरह से के मेंशन्ड है। जल्दी जल्दी पढ़े और कंप्लीट करें फिर इसको। एक दो एडिटोरियल अच्छे से पढ़ लिया, बाकी को ऊपर ऊपर से कवर कर दिया, क्योंकि जो अब जैसे ये आज लर्निंग डिसेबिलिटी पर कुछ आया है, हो सकता है कि कल परसों तक हम्म, कोई और पर्सन लेकर आ जाए, तो फिर उस तरह से पढ़ सकते हम्म, हैं। देन उसके बाद ये वाली सिर्फ मैंने ना ये सिर्फ एक यही लाइन पढ़ी थी, हम्म, बट मैंने उसके बाद मुझे ये समझ गया कि अनटैप टूरिज्म पोटेंशियल, बस यही काम का है। हम्म, जहां पर आपको टूरिज्म के रिगार्डिंग आया ना कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो वहां आप लिखो कि अभी भारत के पास बहुत सारे अनटैप टूरिज्म पोटेंशियल है, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। फिर आप इसको टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन में लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। या देन उसके बाद एमजी नरेगा, तो मनरेगा ये प्री का टॉपिक बन गया। मनरेगा को सिंपल पढ़ सकते हैं, तो अगर आपको याद रहता है कि मनरेगा कौन से ईयर में बनाई थी, तो उसको साथ में लिख दो। इसका शेयर कितना है, वमेन आपको वमेन में इसका किस तरह से रोल है, ठीक है, या फिर जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट में इसका किस तरह से रोल है, या रीजनल डेवलपमेंट में इसका किस तरह से रोल है, इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में बना के। इवन जब आप शीट पे लिखते हो या टैब पे या डिजिटल नोट्स बनाते हो, तो वहां पे भी अगर आप इस तरह से लिखते हो, मनरेगा को सेंटर में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि कौन सी ईयर में बनी थी, फिर यहाँ पर इस तरह से सेक्शंस में रोल प्ले कर दिया। चैलेंजेस लिख सकते हो, तो एक एरो चैलेंजेस का बना दिया कि चैलेंजेस क्या क्या है प्रेजेंट टाइम पे। इवन आप रफ शीट हम्म, लेकर बैठोगे, तो उस तरह से अगर आप एक टॉपिक उठाकर लिखते हो कि ये चैलेंजेस है, तो इससे जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आपको चीज़ें जो है वो याद रहनी शुरू होगी। जब याद रहनी शुरू होगी, तो लिखने पे तो ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। देन उसके बाद जो ये वाला सेक्शन होता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला, इसमें ना जिस्ट को भी अगर आप पढ़ लेते हो तो चल पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन वाली बात आ गई। अब इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा डाटा जो है वो काम का है, तो ये काम का है कि कौन सी पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है। क्योंकि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन को लिखेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन को लिखेंगे, तो वहां हमें ये बता सकते हैं कि जो आपके मेजॉरिटी जो मेजर पार्टी वाले लोग हैं या कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, इवन जो इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। और इसमें आप सिर्फ भारत का ही नहीं, यूके यूएसए का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम नोट करके रख सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाली है, इसका तो अगर आप जिस्ट भी पढ़ लेते हो तो दैट इज इनफ। ओके। व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट में भारत क्या चैलेंज फेस कर रहा है। अब इसके रिगार्डिंग हमें जो है वो डायरेक्ट जो पॉइंट आता है ना इसमें, वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट में सबसे पहला जो है वो क्राइसिस होते हैं, वर्ल्ड लेवल के क्राइसिस, कि गाजा वॉर चली है और रशिया यूक्रेन, तो उसकी वजह से जो है वो खर्चा बहुत बढ़ गया है, मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे इशू पड़ रहा है। तो भारत को जो है वो ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है। जब ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स प्राइस वैल्यू ऑलरेडी हाई होगी, तो फिर हमें भी फार्मर को भी जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये जिस्ट भी पढ़ लोगे तो इससे काम बन जाता है। क्लियर। एट द एंड लास्ट में फिर उसके बाद एक और सेक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो न्यूज़पेपर से हेल्प करेगा, पर वो इंडियन एक्सप्रेस वाले में ज़्यादा हेल्प करता है। इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी वाला पेज जरूर पढ़ें। अब जैसा यहाँ पर है, सेंटर ने जो है वो वॉर्न किया अगेंस्ट इलीगल डिजिटल पेमेंट गेटवे। तो इलीगल डिजिटल पेमेंट गेटवे आप इसको लिख सकते हैं डिजिटल इंडिया के एग्जाम्पल में, कि डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग क्या चैलेंज है। तो इलीगल जो डिजिटल पेमेंट हो रही है वो भी एक चैलेंज है। इवन इनिशिएटिव में बता सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वॉर्न भी किया है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। प्लस साथ में यहाँ से प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। हम्म, फिर उसके बाद ये देखो जस्टिस जो आपका के एस पुत्ता स्वामी जी, ये नहीं रहे, 98 साल के ऊपर ये जो है वो इनकी डेथ हुई अभी। ठीक है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी तो ये प्री के साथ भी लिंक कर जाता है डायरेक्ट। थोड़ा बहुत अगर आप इसको पढ़ लोगे तो पूरा आपको आर्टिकल 21 भी क्लियर हो जाएगा, साथ में रिवीजन भी हो गई, पॉलिटी भी पता चल गई, और करंट के साथ अपडेट भी हो गए। अब कल को कोई आपसे पूछ सकता है कि कितने साल के हो गए मरे, नॉर्मली कोई ऐसे ही पूछ लेता है तो 98 ईयर के। अगर किसी को नहीं पता है और अगर किसी से पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, भाई अभी मरा है रिसेंटली, कितने साल का था। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक कितने साल का थे कितना नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। ओके। ठीक है? उसके बाद
अब ना ये बिजनेस वाला या इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है ना, आपकी जो इकोनॉमी है ना वो प्री न्यूज़पेपर से प्रिपेयर हो जाएगी। अब जैसे साइक्लिक स्लो डाउन बोल रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक स्लो डाउन दैट मीन्स ये टर्म होगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बहुत सारी टर्म्स न्यूज़ में रहती है, लाइक रेपो रेट हो गया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो चली रहती है न्यूज़ में, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, रेपो रेट क्या है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ रहे हो तो लगे हाथ फिजिकल पॉलिसी को भी पढ़ी लो कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, या अगर ये कुछ आता है तो आप इसको साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो सही रहेगा। लाइक इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन हो रही है कहीं पे, या इन्फ्लेशन के बारे में ये आ रहा है कि स्टिल जो है वो आपकी, जो आपकी कंज्यूमर लेवल पर जो कमोडिटीज़ है या जो वेजिटेबल्स है उनका जो है वो प्राइस जो है वो अभी भी हाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्यों हाई है या इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। हम देखते हैं कि एक तरफ प्राइस हाई हो रहे हैं, हम लोग कम खरीद रहे हैं, लेकिन उस तरफ जो है वो देख रहे हैं जीडीपी का जो वो डाटा है वो भी इंक्रीज हो रही है, हमारी तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं कि जब इन्फ्लेशन भी हो रही है और जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है। इस तरह की जो टर्म्स है ये भी आपको न्यूज़पेपर से पढ़ के जो है, मतलब अगर आप ये वाला सेक्शन पे जाते हो इकोनॉमी के तो हेल्प मिलेगी। लेकिन इकोनॉमी वाला सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर, आई होप ये क्लियर अच्छा। हुआ होगा आपको सारा।